वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दोपहर में धूप बहुत है अभी गुजरात में, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है। उसके कारण कोल्ड वेव चल रहे हैं, तो बाहर बहुत ज़ोरों से पवन चल रही है। थोड़ी बहुत पवन तो होती है, तो मैं मैनेज करके ज़्यादातर आउटडोर में ही शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे खुले में खेतों में मज़ा आता है। एक माहौल बनता है, धीरे धीरे वीडियो शूट करते हैं। परंतु आज it is impossible because there is heavy wind outside, so I decided to shoot my video from indoor। तो आज सुबह में मैंने आचार्य प्रशांत के ऊपर एक वीडियो को शूट किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से अभी मैं ऐसे ही बोल रहा था रैंडमली, फिलोसॉफी के ऊपर या दर्शन के ऊपर कोई वीडियो नहीं था, तत्वज्ञान के ऊपर। तो दो सीरीज हमारी चल रही है, एक आचार्य प्रशांत वाली सीरीज और ये ओशो वाली सीरीज। तो ओशो वाली सीरीज में आज हमारा 7वां एपिसोड है, 7th एपिसोड। 6 एपिसोड आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे ओशो या आचार्य रजनीश कुछ लिखा होगा, ओशो ही शायद मैंने लिखा होगा टाइटल में। तो वहाँ पे आपको पूरी सीरीज मिलेगी, जिसमें मैं 1 बाय 1 बोलता हूँ। मतलब महीने में आप पकड़ लो 2 बार तो मैं वीडियो बनाता हूँ ओशो के ऊपर और आचार्य प्रशांत के ऊपर। तो वो पहले रैंडमली ऐसे अलग अलग डालता था, पर मुझे लगा कि प्लेलिस्ट बना देता हूँ तो किसी को सुनना है तो सब सुन सके, वो पूरी सीरीज किसी को वहाँ पे दिख जाए। ऐसे ही हम बनाएंगे प्लेलिस्ट ट्रैवलिंग का, जो अलग अलग सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ का, तो लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अभी मैंने आचार्य प्रशांत और ओशो का तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो बात करते हैं आचार्य रजनीश के ऊपर, ओशो के ऊपर और पार्ट 7 के ऊपर। और आज का हमारा टाइटल है कि कैसे दुनिया के सभी दर्शन का, सभी धर्म, सभी फिलोसॉफी के ऊपर बोलते बोलते आचार्य रजनीश की जो सुई थी वो सेक्स के ऊपर कैसे अटक गई। मतलब क्यों फिर उन्होंने एक समय आया जब ओशो ज़्यादातर सेक्स के ऊपर बोलने लगे। ऐसा नहीं है, मैंने ही वीडियो बनाए हैं कि हमने उनको सिर्फ सेक्स गुरु बना दिया, हमने इनजस्टिस किया है। उन्होंने जितना बुद्धिज्म के ऊपर बोला, जैनिज्म के ऊपर बोला, उपनिषदों पे बोला, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बोला, लाओ त्से के ऊपर बोला, जूइश के ऊपर बोला, इस्लाम के ऊपर बोला, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोला, सभी प्रकार के दुनिया में जितने भी 5-6 हज़ार धर्म है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आचार्य रजनीश ने उसके ऊपर बात की है। पर ऐसा क्या हुआ था, वो कौन सा समय था जब ओशो को खुद लगने लगा कि भाई अब सेक्स के ऊपर में एक कालखंड था जब ओशो ने सेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की, क्यों की, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए और अन्य भी बातें की। तो वो कौन सा कालखंड था जब सेक्स के ऊपर वो ज़्यादा बातें करने लगे, क्योंकि उन्होंने मार्केट की नब्ज़ को पकड़ लिया था, उनको पता चल गया था। तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मुझे देना है। नहीं, वो मूवीज़ के पहले डिस्क्लेमर होता है कि इसका मूवी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका जीवित और मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि आज भी अभी मैं देखा नई जो कमेंट आई थी वीडियो के नीचे, तो कुछ बार जो पहली बार वीडियो देखते हैं मुझे, या एक्सीडेंटली जिनके वॉल पे मैं आ जाता हूँ और फिर वो झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा, तो बड़े आहत हो जाते हैं और एकदम गुस्से में आकर के वहाँ, तुम झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हो, साले तुम ये हो, तुम। अरे भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बोलो। मैं खुद बोलता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा हूँ, और हम सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। ये बड़े खेल में, करोड़ों अब्जों साल के खेल में, पूरे ब्रह्मांड के खेल में हमारा क्या अस्तित्व है, बड़े सूक्ष्म है। तो वैसे भी हम कीड़े मकोड़े ही है। दूसरा, कीड़ा मकोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ, वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है। मैं मानता हूँ कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है और जो माइंडसेट है भारत का दंभ पाखंड वाला, जजमेंटल, उसके कारण हम हमारा जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारा जो फ्रीडम होना चाहिए लाइफ में वो खतरे में है। और सिर्फ आर्थिक कारण के कारण नहीं, फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण नहीं, पर माइंडसेट जो भारत का है उसके लिए भी हम हमारी मनपसंद का जीवन नहीं जी सकते। फाइनेंशियल सिचुएशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो तो हम समझ सकते हैं कि इंसान अपनी मनपसंद का नहीं जी पाता है, उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। पर इधर तो ऐसा नहीं है। भारत में आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, आप रीच हो, अपर मिडिल क्लास के हो, पर माइंडसेट ऐसा है कि उस माइंडसेट के कारण लोग, फ्रीडम ऑफ लाइफ इनका जो है वो हमेशा खतरे में रहता है। तो चाय पे चर्चा होगी। चाय आ चुकी है, 3:30 बज चुके हैं, और चूंकि बाहर बहुत पवन है, अंदर ही आज बात करते हैं।
तो दोस्तों आचार्य रजनीश ने जब बोलने की शुरुआत की तब ओशो ने सभी धर्मों के ऊपर बोला था, सभी दर्शन के ऊपर बोला था। जब जबलपुर में उनकी चेतना विस्तरित होने लगी और उनको लगने लगा कि अब कॉलेज में मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आचार्य रजनीश बड़े ही तर्कशील थे, बड़े ही रेशनल थे, बड़े ही साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले थे। और वर्ष 2025 में रेशनल होना, साइंटिफिक होना आसान है, पर 70, 80, 90 के दशक में वो बड़ी डिफिकल्ट बात थी। उस वक्त का रूढ़ी चुस्त ऑर्थोडॉक्स चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा समाज तैयार नहीं था। वर्ष 2025 में भी आज आप सेक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते हो, यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन लगाता है और भारत के चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े गुस्से में आ जाते हैं, आहत हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं, जैसे पहली बार में जीवन में ब्रह्मांड में अस्तित्व में सेक्स की आज बात कर रहा हूँ। इस प्रकार का संकुचित कुंठित कुएं के मेढक जैसा महल भारत में है। तो आचार्य रजनीश को, ओशो को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शाबाशी देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 70, 80, 90 के दशक में कितना उनके लिए मुश्किल रहा होगा और उन्होंने उसके परिणाम भी भोगे। उनको भारत छोड़ना पड़ा, तत्कालीन जो देश के प्रधानमंत्री थे वो भी उनके खिलाफ रहे और दुनिया जो साधु समाज था और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे पंथ संप्रदाय थे वो भी ओशो के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने लगे आचार्य रजनीश। आचार्य बड़े ही तीखे थे, बड़े ही बोल्ड थे, बड़े ही ब्लंट थे, बड़े ही निर्भीक थे, निडर थे, भीतर बाहर एक जैसे थे। तो जबलपुर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की। उन्होंने जो प्रोफेसर के पद पे वो थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया, भारतवर्ष की यात्राएं शुरू की। और भीतर ज्ञान तो था, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पुस्तक पढ़ चुके थे। फिलोसॉफी चूँकि वो पढ़ाते थे और उनका मनपसंद इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो अध्यात्म में तो उन्होंने पीएचडी कर ली थी, मतलब ऐसा आयाम पा लिया था कि कोई उनको छू नहीं सकता था। विज्ञान भैरव तंत्र की 110 ध्यान की विधियाँ हो या उपनिषद हो, वेद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो या विवेक चूड़ामणि हो, ब्रह्मसूत्र हो, श्रृंगार शतक हो या वैराग्य शतक हो, आनंद मीमांसा हो, जैनों के दर्शन हो, बुद्धों के दर्शन हो, आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश हो, विवेकानंद का नियो अद्वैत वेदांता हो, अरविंद घोष का पूर्ण योग दर्शन हो, एनी बेसेंट का ब्रह्मो समाज हो या स्वामीनारायण का शिक्षापत्री हो, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आचार्य रजनीश ने नहीं पढ़ा था। नास्तिक दर्शनों में तो उनको महारत थी, जैन, बौद्ध और चारवाक को जितना ओशो ने पहली बार रिप्रेजेंट किया था और उसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया था, ऐसा किसी ने नहीं दिया था। तो आचार्य रजनीश, ओशो बड़े ही सुप्रसिद्ध हो रहे थे, सुविख्यात हो रहे थे, भारत में लोग उनको सुनने आ लगे थे। ये सब करते करते आचार्य गुजरात में आए। चूंकि मैं गुजरात से हूँ और आप सबको पता है कि गुजरात पहले से ही अध्यात्म प्रेमी रहा है, धर्म प्रेमी रहा है। मेरे पीछे 10वें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब है, इनका खालसा पंथ सजा। उसमें जो पंच प्यारे थे उसमें भी हमारा द्वारका का एक मोहकम दास था, ब्राह्मण था, जो बाद में खालसा पंथ में जा करके मोहकम सिंह बने और पंच प्यारे फाउंडेशन का हिस्सा बने। तो कहने का तात्पर्य है कि गुजरात पहले से आध्यात्म प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, तो लोग हमेशा यहाँ पे आते रहे हैं अपनी विचारधारा का प्रसार प्रचार करने के लिए, चाहे स्वाध्याय प्रवृत्ति हो, चाहे स्वामीनारायण हो। सभी धर्मगुरु गुजरात के बाहर के थे, पर गुजरात को ही उन्होंने कर्म भूमि पसंद की। उसी तर्ज के ऊपर आचार्य रजनीश भी गुजरात की ओर आए, ओशो भी बड़ौदा में आए। वहीं माँ आनंद शिला के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। उसी माँ आनंद शिला ने फिर उनकी वाट लगा दी। दुनिया को आचार्य रजनीश ने चूना लगाया, पर आचार्य रजनीश को माँ आनंद शिला चूना लगा करके यूरोप चली गई, जर्मनी। आज स्विट्जरलैंड में बैठी है हमारी गुजराती पटेल। तो कहने का तात्पर्य है कि ओशो घूमते घूमते गुजरात में आए और बड़े ही प्रहार कर रहे थे। जो पुरानी मान्यताएं थी उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे, पुनर्जन्म के ठकोसले के ऊपर प्रहार कर रहे थे, कर्मफल के ठकोसले के ऊपर प्रहार कर रहे थे, स्वर्ग और नरक के ठकोसले के ऊपर प्रहार कर रहे थे। जो यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और सभी वैष्णव संप्रदाय चल रहे थे उन सब के ऊपर प्रहार कर रहे थे। सभी प्रकार के दंभ और पाखंड के ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो लोग उनका बड़ा विरोध भी करते थे, पर एक छोटा तबका था और वो तबका फिर धीरे धीरे बड़ा बना, जो आचार्य रजनीश को, ओशो को पसंद भी करने लगा कि ओशो क्रांति कर रहे थे, ओशो नई बातें कर रहे थे।
इधर 5000 साल में बैठे बैठे ध्यान की विधियां चल रही थी। पहली बार आचार्य रजनीश ने खड़े होकर के नाचते नाचते सक्रिय ध्यान दिए, डायनेमिक मेडिटेशन दिया, एक्टिव मेडिटेशन दिया, नटराज दिया। सभी प्रकार के जो पंथ संप्रदाय थे उससे अलग उन्होंने अपना व्हाइट रोब बनाया, रेड रोब बनाया। उनके आश्रमों में कोई मूर्तियां ज्यादा नहीं थी, अगर मूर्तियां भी थी तो बुद्ध भगवान की थी, पर मूर्ति पूजा के कर्मकांड के ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया। उन सब सड़ी हुई व्यवस्थाओं को, एक्सपायर हुई सनातन की व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने निर्भीक होकर के प्रहार किया। तो पहली बार कोई माई का लाल आया था जिसने इन सारी 5000 साल की व्यवस्थाओं को चैलेंज किया, तो लोगों को वो पसंद आने लगे। और यही सब चीजें बोलते बोलते आचार्य रजनीश ने सेक्स के ऊपर बोलने का शुरू कर दिया। और जैसे ही आचार्य रजनीश ने सेक्स के ऊपर बोलना शुरू किया, क्रांति हो गई, पूरे देश में खलबली मच गई। जो पुराने पंथ संप्रदाय थे उनको बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि उनको लगने लगा कि भाई अब तो हमारे ब्रह्मचर्य वाले, सेलिबसी वाले ठकोसले नहीं चलेंगे। तो उन्होंने जोरों शोरों से ओशो का विरोध करने लगे, ओशो के पुतले जलाने लगे, ओशो के आश्रमों के ऊपर हमले करने लगे। ओशो की ध्यान शिविर होती थी तो उसको डिस्टर्ब करने लगे। और मैंने बोला कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी आचार्य रजनीश का विरोध किया। तो आचार्य रजनीश के लिए माहौल ठीक नहीं रहा। फिर आचार्य रजनीश को लगा कि यार चूना ही लगाते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं तभी मजा आता है, इनको अगर मैं जगाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो आचार्य को लगा कि यार मैं ऑलरेडी प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे चुका हूं, तो क्यों अब मैं मतलब जोखिम लूं। अगर इन चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों को नहीं जागना है तो इनको मैं वही चूर्ण बेचता हूँ जो 5000 साल से मार्केट में चल रहे हैं। नई प्रोडक्ट क्यों बनानी है। अगर पार्ले जी का, मोनेको का, क्रैक जैक का बिस्किट चल रहा है तो उसको ही थोड़ा फ्लेवर बदल करके, थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको ही बेचते हैं। आचार्य को स्विट्जरलैंड के बिस्किट बेचने थे यहाँ पे, पर वो नहीं हो पाया, रेशनलिटी और ज़्यादा रेशनल नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने भी पुनर्जन्म, कर्मफल ये सब शुरू कर दिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब शुरू कर दिया। और ये सब करते करते आचार्य ने सेक्स के ऊपर बोलने की बात कर दी। नारगोल में एक शिविर कर दी और वहाँ पे उन्होंने सेक्स के ऊपर खुल करके बात की। आचार्य रजनीश ने पहली बार कहा कि सेक्स ही परमात्मा है, सेक्स ही जीवन ऊर्जा है। तुम जब सेक्स करते हो तो तुम परमात्मा के सबसे करीबी होते हो। और दोस्तों वर्ष 2025 में आपको ये बात ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि अब तो माहौल बदल चुका है। अब तो सेक्स के ऊपर लोग खुल करके बोलने लगे हैं। फिर भी टैबू है भारत में, पर अब उतना टैबू नहीं है जितना 70, 80, 90 के दशक में था, ओशो के समय में था। तो ओशो का वो पहली बार सेक्स के ऊपर बात कर दी तो भारत में तो हलचल मच गई, पर लोगों को पसंद भी आने लगा। और जो पिछले 1500-2000 साल से ये पंथ संप्रदाय वाले झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने सेक्स को लेकर के जो गिल्ट पैदा किया था, अपराध भाव पैदा किया था, वो भी जाने लगा। आचार्य ने बोला कि सेक्स ही भक्ति है, सेक्स ही साधना है। तुम सेक्स करते हो तो परमात्मा की ऊर्जा तुम्हारे भीतर होती है और सेक्स की ऊर्जा ही परमात्मा की ऊर्जा है। आचार्य ने बड़े ही तर्क से बोला कि भाई जो सर्जन करता है उसको तुम सर्जनहार बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, भगवान बोलते हो। तो सेक्स से सर्जन होता है, सेक्स से यहाँ पे नए जीव आते हैं, सेक्स से दुनिया चलती है, प्रकृति का खेल चलता है, अस्तित्व का खेल चलता है। मैं और तुम सब यहाँ पे बैठे हो, तो जिससे दुनिया का, परमात्मा का, अस्तित्व का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का खेल चलता है, उसको ही परमात्मा मानना होगा, क्योंकि वही सर्जन शक्ति है। तो ये बड़ी क्रांति थी, पहली बार किसी ने हिम्मत की थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सब जो पंथ चल रहे थे, वैष्णव संप्रदाय चल रहे थे, मूर्ति पूजा के ठकोसले चल रहे थे, कर्मकांड के ठकोसले चल रहे थे, लोगों को दुकान खोल करके चूना लगाया जा रहा था, उसमें ये बोलना बड़ा ही हिम्मत वाला था। पर लोग थक चुके थे, भारत के लोग थक चुके थे। उनको पता चल गया था कि अब ये नई क्रांति हो रही है और इसी क्रांति के साथ जुड़ना है। तो बहुत सारे लोग आचार्य के साथ जुड़ गए, उनकी शिविरों में आने लगे, बड़ी मात्रा में आने लगे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, वरना तो मेरे हिसाब से और बड़ी क्रांति होती, क्योंकि आचार्य बड़े ही सम्मोहित आवाज वाले थे। जब वो बोलते थे ना, उनके विरोधियों को भी उनको सुनना पड़ता था। बाबा बागेश्वर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल चुके हैं
कि ये जो जितने भी कथाकार हैं ना, वो जाहिर में मतलब उनके अंदर हिम्मत नहीं है स्वीकार करने की, परंतु रात में छुप छुप करके सभी ओशो को सुनते थे और सुनते हैं, क्योंकि ओशो ने ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं छोड़ा, ओशो ने ऐसा कोई दर्शन नहीं छोड़ा है दोस्तों, ऐसी कोई फिलोसॉफी नहीं, ऐसा कोई तत्वज्ञान नहीं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पिछले 5-6 हज़ार साल में जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुए धर्म में, अध्यात्म में, जितने भी तत्वज्ञान आए, जितने भी फिलोसोफर आए, चाहे वो सोक्रेटिस हो, एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, सबके ऊपर बोले। और सेक्स के ऊपर जब बोले तब तो बड़ी क्रांति घटित हो गई। और पहली बार जो इधर 1500-2000 साल से जो गिल्ट चल रहा था, लोगों को हमेशा यहाँ पे अपराध भाव में रखा था। अब चूंकि ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े थे ना इधर कल्ट वाले, उनको क्या था, अब देखो आप मुझे कब सुनोगे, जब आप मुझसे प्रभावित होगे, तो मैं कुछ ना कुछ बात ऐसी हमेशा करूँगा जिससे आप मेरे से प्रभावित रहो। तो ये जो हमारे मूर्ति पूजा वाले जो कल्ट थे, संप्रदाय थे, मार्केट में जो चीज़ें चल रही थी ऑलरेडी, उसमें ये ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान 2 ऐसी चीज़ें थी जिससे कि ये लोग संसारी को थोड़ा इम्प्रेस करते थे, उसको अपने झांसे में ले लेते थे। और संसारी को हमेशा ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो पंथ संप्रदाय वाले थे ना, वो हमेशा ऐसा फील करवाते थे संसारी लोगों को कि भाई आप लोग ना पतित हो, आप तो संसार में हो, आप तो इंद्रिय भोग में हो, आप तो सेक्स करते हो, आप तो घूमने जाते हो, आप तो दारू पीते हो, आप तो अच्छे अच्छे व्यंजन और मिठाइयाँ खाते हो। मतलब ये तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पंथ संप्रदाय वाले हैं ना हमारे, आवाज़ नहीं आती है ना तब तक मज़ा नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चिढ़ जाते हैं। जब मैं अफ्रीका में था ना, तो ये जो मेरा चाय का आवाज़ है ना, उससे मेरे जो अफ्रीकन दोस्त थे वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, कमेंट में फिर लिखते हैं, पर यह क्या करूँ, आवाज़ मैं देखो बिना आवाज़ के पीने का प्रयास करता हूँ। इसमें मज़ा तो नहीं आती है, स्वाद तो जैसा इसमें ही आता है, पर ठीक है, आपको इरिटेशन नहीं देना है वरना आप भाग जाओगे वीडियो देखते देखते। तो कहने का तात्पर्य था कि ये पंच संप्रदाय वाले थे ना, इनको संसारी लोगों को थोड़ा प्रभावित करना था और उनसे चंदा चाहिए था। अपनी बड़े बड़े मठ थे, बड़े बड़े उनके बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े चंदे इनको चाहिए थे संसार के लोगों से जो बेचारे काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें घुसा दी भारत में। और दूसरे जो धर्म हमारे यहाँ पे आए, इब्राहिमिक रिलीजन जो भारत में आए, उसके कारण भी पहले देखो वेदांत में या भारतीय दर्शनों में या भारत सनातन में सेक्स टैबू नहीं था। अगर सेक्स टैबू होता और सेक्स की स्वीकृति नहीं होती, क्या खजुराहो के मंदिर ऐसे बनते, कामसूत्र वात्स्यायन लिखता? अगर सेक्स टैबू होता भारत में, उसकी स्वीकृति नहीं होती, तो वात्स्यायन की हिम्मत थी उड़ीसा में, वहाँ कोस्टल एरिया में वो अपना आश्रम बना करके ये सब थ्रीसम फोरसम, ये सब ग्रुप सेक्स, ये सब जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो सब एक्सपेरिमेंट किए गए और इतना डीप में पीएचडी कर लिया गया कामसूत्र के ऊपर, काम शास्त्र के ऊपर। वो सब होता तो समझो लिबरेटेड था भारत, बड़ा लिबरल था सेक्स को लेकर। चलो खत्म हो गई चाय, अब इरिटेट नहीं होंगे और मुझे भी मजा आएगा। और कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो दूसरे धर्म हमारे इधर भारत में आए और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मान्यताएं हुई कि भाई सेक्स गलत है, सेक्स करना मतलब नर्क में जाना, सेक्स की बात करना मतलब कुछ ऐसी बात आप कर रहे हो जिसकी खुले में बात नहीं हो सकती, ये पूरा माहौल बना। और ये सब 1500 साल से चल रहा था। तो डीएनए आज भी देखो तुम, भारत के लोगों के डीएनए और जीन्स में आ गया है कि सेक्स टैबू है। हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो आप देखना, जितने भी धर्म गुरु है हमारे, वो जीवन के हर एक आयाम के ऊपर बात करेंगे। वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे, कस्टम रीति रिवाज सब के ऊपर अपना राय रखेंगे, पर सेक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हिम्मत नहीं है, आज वर्ष 2025 में भी हिम्मत नहीं है। तो पहली बार यार आचार्य रजनीश ने लोगों को खुल करके बोला कि सेक्स को गलत मत समझो, वो परमात्मा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है। तो उन्होंने बड़ा मरहम लगाया कि एक तो उन्होंने ये नई क्रांति की कि जो यहाँ पे मार्केट में चल रहा था ब्रह्मचर्य और ये सब ढकोसले, जो आत्मज्ञान का भी एक ढकोसला, जो उसमें तो ओशो ने भी चूना लगाया है।
ओशो ने एक सेक्स की क्रांति की, बाकी एनलाइटनमेंट को लेकर के तो उन्होंने भी चूरन लगाया है, चूना लगाया है कि भाई वहाँ उनका जो मॉल स्ट्रीट ट्री है जबलपुर में, वहाँ मैं रात में बैठा था, अचानक प्रकाश हुआ, हजारों सूर्य जैसा प्रकाश हुआ और मुझे आत्मज्ञान हो गया। और तो वो चुना, तो देखो मैं इनका दोष नहीं देखता हूँ। वो बेचारे जब बड़ौदा से शुरुआत की थी ना, आप देखो वो उनके तो आप लेक्चर उस वक्त के, तो वो बहुत बड़े ही बोल्ड थे, रेशनल थे। तब वो ये पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, फल, ये कोई वो चीज़ें नहीं थी। पर वो ज़्यादा खुल के बोलने लगे ना, तो कुछ ये हमारी माँ आनंद शिला जैसे लोगों ने भी उनको बोला कि यार ये मार्केट में सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, आप सच बोलोगे ना तो आपको गालियाँ देंगे। इनको मामू बनना ही पसंद है, इनको चूना लगाओगे ना तभी ये सब आपको चुकेंगे, आपको दर्शन करेंगे। तो फिर सब ने उनको सजेस्ट किया और आचार्य रजनीश को भी पता चल गया, ओशो को भी, कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरे ये मॉब लिंचिंग कर देंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे या मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत प्रेशर। अभी देखो 1500-2000 साल से ये सब जो लाडू चूरमा ये सब खेल चल रहा था, कृष्ण को कभी सुलाना है, जगाना है, लड्डू बड्डू ये सब, वृंदावन में सब वो निधिवन में नाचना, ये सब जो खेल ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। इधर मार्केट इनका बड़ा दुकान एकदम जोरदार चल रही थी सबकी, तो बड़ा विरोध था और आचार्य अकेले थे। तो फिर आचार्य ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया आश्रम चलाने के लिए, व्यवस्थाएं, उन्होंने भी ये चूरण, उनको देखो उनको बड़ी तकलीफ हुई। पर आचार्य रजनीश ने एक अच्छी बात ये की कि उन्होंने पुनर्जन्म, एनलाइटनमेंट ये सब चूना तो लगाया, पर साथ साथ जैसे वो डॉक्टर करते हैं ना कि आपको कड़वी दवाई देते हैं, दवाइयाँ कड़वी होती है, उसके साथ साथ 2 मीठी दवाइयाँ देते हैं, पिपरमेंट जैसी, चॉकलेट जैसी। तो क्या है, उसके चक्कर में आप कड़वी भी ले लेते हो। तो आचार्य ने ये सब चलाया पुराने ढकोसले, पर उसके साथ साथ कड़वी दवाई भी दे दी, सेक्स के ऊपर खुल करके बोले। और काफ़ी सारे दंभ पाखंड इधर जो मूर्ति पूजा के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे चलते थे, तो काफ़ी सारा उन्होंने बदलाव भी किया। पर फिर भी वो उनका दोष नहीं है। वो थोड़े 70-80 का जो समय था उनका, जब उनका आविर्भाव हुआ, वो मार्केट में आए, तब मार्केट तैयार नहीं था। जिन स्टॉक मार्केट में उनको शेयर खरीदने थे, सेक्स के ऊपर शेयर खरीदने थे, उनको ये पुनर्जन्म ये सब ढकोसले हटाने थे, उनको लगता था कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, पुराने हुए हैं, पर वो सब हटा नहीं पाए, क्योंकि वो शेयर जो थे ना उनके शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में बड़े ही मजबूत थे, और नए शेयर के ऊपर कोई दाव लगाना नहीं चाहता था। तो जो उनके आसपास चेले चपाटे थे, माँ आनंद शिला थे, इन सब ने बोला कि यार सेक्स के ऊपर बोलो, उससे थोड़ा लोगों को जिज्ञासा है, उससे आकर्षण भी होगा, हमारे आश्रम में आएंगे, क्योंकि ये कितने भी दंभ पाखंड कर ले, शरीर में रहते हैं, जब तक शरीर में है तब तक आहार निद्रा भय मैथुन रहता है। भले ये खुले में स्वीकार न कर पाए सार्वजनिक रूप से, पर भीतर ही भीतर सेक्स को लेकर के इन सबको एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। तो सेक्स के ऊपर तो बोलने दिया, बाकी जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था वही चीज़ें ओशो ने उठाई। और कुछ बार ऐसा होता है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शंकराचार्य जब आए तब सभी बुद्धिस्ट थे और मॉन्क तब ऐसा माहौल था कि यार संसारी मतलब पतित लोग, संसारी मतलब गए गुजरे लोग, तो फिर आपको भी संन्यास लोगे तभी ये आपको सुनेंगे। जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जब अमेरिका गए और वहाँ के हिप्पी लोगों के बीच में जब वो गए, तो सीधा उन्होंने गीता की और ये सब शाकाहार की और ये सब बातें शुरू नहीं कर दी थी। उन्होंने उनके जैसे उनकी बातें सुनी। तो जो कोई भी इंसान जो है, पहले तो आप उसकी जो सोच है, उस वक्त का मार्केट का जो माहौल है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अब मार्केट पुनर्जन्म का है, मार्केट कर्मफल का है, स्वर्ग नरक का, ये सब प्रोडक्ट चल रही है, और आप सीधा मतलब जैसे पवन की दिशा है उससे विपरीत जाओगे तो खत्म हो जाओगे। तो शंकराचार्य ने भी संन्यास इसलिए लिया, वरना वैदिक परंपरा में तो पहले गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम। पर वो समय के हिसाब से बदलाव करते हैं। देखो सनातन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सनातन मतलब एक बहती नदी, धारा, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं समय के अनुसार। इसीलिए हमने जो भारत का अंतिम दर्शन, आपको पता नहीं होगा, ये काफ़ी सारे ओशो जगत के जो ओशो कल्ट के कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको भी पता नहीं होगा कि जो अंतिम दर्शन भारत ने और सनातन ने स्वीकार किया है वो चौरबाता बुद्धा है। ओशो का जो नया दर्शन है चौरबाता बुद्धा, उसको ही हम अंतिम दर्शन हमारा मानते हैं, अंतिम फिलोसॉफी। तो हम हमेशा, और आगे उठ के अब कल आचार्य प्रशांत या कोई अन्य कुछ, कोई भी, वी डोंट नो, कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे, और अगर उसकी बातें हमें समय के अनुसार, काल देश खंड के अनुसार अच्छी लगेगी, प्रासंगिक लगेगी और रिलेवेंट लगेगी, तो हम उसके दर्शन का भी स्वीकार, वो एक नया दर्शन का हमारा हिस्सा बनेगा।
तो फिर ओशो ने क्या है ये सब बोलते थे, ओशो जैनिज्म पे बोल रहे थे, ध्यान पे बोल रहे थे, ये सब कर रहे थे, चक्रा के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर, फिर सेक्स के ऊपर बोले तो सेक्स के ऊपर ज़्यादा उनको वो मिलने लगा रिस्पॉन्स। और ओशो आश्रम, ओशो को पता चल गया कि मार्केट में हलचल है और मेरे प्रति जो ज़्यादा लोग आकर्षित होकर के आ रहे हैं वो वही लोग आ रहे हैं जो सेक्स को लेकर के गिल्ट में है, अपराध में है। तो ओशो के पास जा करके वो थोड़े खुल जाते थे। और उस वक्त आप देखते विनोद खन्ना हो, महेश भट्ट हो, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे, काफ़ी सारे लोग थे जो आचार्य के पास जाते थे, क्योंकि आचार्य नई बातें करते थे, क्रांतिकारी थे। तो फिर सेक्स के ऊपर ही ज़्यादा बोले। आचार्य को पता चल गया, नब्ज पकड़ ली उन्होंने मार्केट की कि भाई मार्केट में तो सेक्स ही चलेगा अभी, और सेक्स के ऊपर अगर मैं खुल करके बोलूँगा तो और मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और उस समय इसीलिए, और देखो काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को ओशो कल्ट के जो है, ओशो जगत के, उनको बुरा लगेगा कि पर आप थोड़े वास्तविक होकर के सोचो कि भाई अगर सेक्स को लेकर के ही आकर्षण हुआ था इसलिए लोग उनके पीछे पीछे आए थे, वो उसके कारण आज भी वर्ष 2025 में भी ओशो को सेक्स गुरु माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको सेक्स गुरु नहीं मानता ये देश। मैंने ही वीडियो बनाया, देख लेना ये सीरीज में, कि हमने अन्याय किया है आचार्य रजनीश के साथ। साला इतने दर्शन, इतने दुनिया में जो 5-6 हजार पंथ संप्रदाय टोटल है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर जो वो इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी ना कभी बोला है, कितना बोला है, मतलब कोई जीवन का आयाम, अध्यात्म का आयाम उसने छोड़ा नहीं है। 7000 साल में जो कुछ भी इधर धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, फिलोसॉफी के नाम पे, दर्शन के नाम पे जो कुछ भी हुआ उसको उसने छुआ है। पर हम भारत के चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों ने ही उसको सेक्स गुरु बना दिया। तो उनको पता चल गया था कि भाई, तो फिर वो थोड़े अटके रहे। और फिर वो कालखंड था कि जब वो रजनीशपुरम गए, वहाँ पे हम सबको पता है माँ आनंद शिला ने वहाँ पे ओरेगन में, अमेरिका में ज़मीन खरीदी। और चूंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री और ये जितने भी हमारे कल्ट पंथ संप्रदाय वाले थे, गधे सब, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, वो बड़े उनके जान के पीछे पड़े थे, उनके लिए माहौल ठीक नहीं था, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो माँ आनंद शिला के अमेरिका कनेक्शन थे, क्योंकि हमारे गुजराती तो सब NRI, NRG, नॉन रेसिडेंशियल गुजरात। उस वक्त भी हमारे लोग पूर्व अफ्रीका में थे, युगांडा, केनिया, तांजानिया, साउथ अफ्रीका तक, और ये पूरा अमेरिका तक। तो वो भी पाटीदार पटेल, माँ आनंद शिला, तो उनके कनेक्शन थे। तो माँ आनंद शिला ने फिर वहाँ पे ज़मीन ली और पूरा शिफ्टिंग कर दिया। पर फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। तो फिर वो सब मौन में चले गए। और फिर हम सबको पता है कि रजनीशपुरम में क्या हुआ। वहाँ पे तो माँ आनंद शिला ने सब, वो इतने बोल्ड थे, इतने निर्भय थे कि उन्होंने आसपास के लोगों, आसपास जो रेसिडेंसी एरिया थे वो भी उनसे डरने लगे थे। बोल्ड थे, डरते नहीं थे। माँ आनंद शिला एकदम जुझारू और एकदम लड़ायक महिला थी, महिला है, आज भी जीवित है, स्विट्जरलैंड में है। तो फिर जो ये भारत में इनका 5 साल का जो कालखंड रहा है, जब वो भारत में थे, तब उन्होंने बहुत सेक्स के ऊपर खुल करके बोले, सेक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए उन्होंने। उनके आश्रम में सेक्स को लेकर के खुली छूट थी। खुली छूट मतलब देखो, अब काफ़ी सारे पूर्वग्रह है, ऐसा भी नहीं है कि आज भी लोग ऐसा मानते हैं भारत में कि वो आश्रम मतलब सेक्स उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे ही, ऐसा नहीं होता है। जैसा हमारा अन्य समाज है, और अन्य समाज में जितना सेक्स दुर्लभ है, या सेक्स के ऊपर बात करना, या स्त्री पुरुष के संबंध की जो स्वीकृति है, वही वहीं पे भी, क्योंकि वो कोई परदेश तो है नहीं, तो ऐसा नहीं होता है जितना आप मानते हो, इतना खुला खुला नहीं है। पर ओशो के समय में सेक्स को लेकर के एटलीस्ट किसी के, कोई स्त्री पुरुष है आश्रम में, उनके सन्यासी है, और अगर उनमें आकर्षण है तो इतनी पाबंदियां नहीं थी, उसको लेकर के ज़्यादा इतना हवा नहीं था। और ऐसा माहौल बना था कि भाई जो भी वहाँ पे सन्यासी थे, स्त्री पुरुष, वो सेक्स कर लेते थे। और उसको लेकर के गिल्ट तो चला गया था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, भारत के DNA में, जीन्स में सेक्स को लेकर के गिल्ट घुस गया था पिछले 1500-2000 सालों से। तो वो तो निकल गया था। और बहुत सारा ओशो ने सेक्स के ऊपर खुल करके बोला कि भाई वो जीवन ऊर्जा है, वही जीवन ऊर्जा है, उसको आप ध्यान में रूपांतरित कर सकते हो। उन्होंने तंत्र साधना के ऊपर बोला। ओशो ने पहली बार दुनिया को बोला कि तुम सेक्स से कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे जब तक शरीर में हो, पर हाँ, एक रास्ता है, तुम अगर तंत्र साधना करने लगो। तंत्र साधना में मेरा ऑलरेडी वीडियो भी हो, आप देख सकते हो, सेपरेट वीडियो है पूरा। और तंत्र में हमेशा स्त्री पुरुष दोनों साथ आते हैं, दोनों में सेक्स के भाव आते हैं, शारीरिक गुण धर्म आते हैं, पर वो लोग सेक्स करते नहीं हैं, उस भाव को साक्षी होकर के देखते हैं।
तो जैसे क्रोध आता है और फिर हमेशा क्रोध नहीं रहता है, क्रोध चला जाता है, मन बदलता है, उसी प्रकार शरीर में सेक्स की ऊर्जा आती है। फिर जब आप उसको देखते रहते हो साक्षी होकर के, वो फिर चली जाती है। तो आती है जाती है, आती है जाती है। ऐसा करने से क्या है, जिस स्त्री के साथ आप तंत्र साधना में हो, फिर वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आता है आपको, मतलब उस वक्त के लिए चला जाता है। क्योंकि अब देखो, जब तक आप एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में हो, एक दूसरे के शरीर के एक एक हिस्से को देख रहे हो, तो वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो एक्साइटमेंट है, जो कपड़ों में होता है, जब स्त्री कपड़ों में होती है तब ज़्यादा आकर्षित लगती है। फिर आपके साथ है, नग्न है, आप दोनों को भाव आ रहे हैं, पर सेक्स आप कर नहीं रहे हो, या तो कर रहे हो तो साधना के रूप में कर रहे हो, या तो फिर उस भाव को साक्षी होकर के देख रहे हो। तो फिर ये बार बार होने से क्या है कि मानस इंसान सेक्स से ऊपर उठ जाता था। ऊपर उठ जाता था मतलब ऐसा नहीं है, शरीर है तब तक तो रहेगी भावना और हार्मोन्स बनते हैं, पर अब देखो, इतनी तुमको वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। जो स्प्रिंग को जब तक दबाते हैं ना हम, तब तक वो ज़्यादा उछलती है। जिस समाज में, जिस सभ्यता में, जिस देश में सेक्स को लेकर के टैबू है, अपराध भाव है, उसकी चर्चा वहीं पे ही ज़्यादा सेक्स को लेकर के एक एक्साइटमेंट होता है। जहाँ अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध, जो मतलब उपलब्ध मिल गया वो मिट्टी, नहीं मिला वो सोना। तो सेक्स भी जब उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तब उसको लेकर के इतना वो, और फिर इंसान सेक्स के ऊपर जा सकता है। फिर उसको इतना आकर्षण नहीं रहता है, वो समझ सकता है कि भाई ये तो जैसे हर रोज़ खाना खाना है, सोना है, उसी प्रकार हर रोज़ की बात है, कब तक मैं इसके पीछे जीवन ऊर्जा लगाऊंगा। फिर खेल बदल जाता है। वो सो बोलते हैं कि कभी समुद्र नदियों के पास नहीं जाता है, पर नदी अगर समुद्र में आकर के मिल जाती है तो समुद्र ना नहीं बोलता है, अरबी समुद्र स्वीकार कर लेता है। तो उसी प्रकार जागा हुआ इंसान सेक्स नहीं करता है ऐसा नहीं होता है, पर वो भागता नहीं है उसके पीछे, वो दुखों के पीछे भी नहीं भागता है, दुखों से भी नहीं भागता है जागा हुआ इंसान, और सुख से भी नहीं भागता है। अगर सेक्स का कोई माहौल बनता है तो जागा हुआ इंसान कर लेता है, और अगर नहीं है उसके बाद तो उससे मतलब वो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो समझ जाता है कि भाई दारू के 2 पैग मारते हो ना, तो वो 4 घंटे ही मज़ा आता है, दूसरे दिन उतर ही जाती है। तो ये जो इंद्रिय के सुख है, शरीर के सुख है, वो हर रोज़ नहीं चलते हैं। रोज़ करोगे तब भी अधूरे ही रहोगे। तो तुम्हें अधूरा तो वैसे भी रहना है, करो तब भी, ना करो तब भी। तो फिर उनमें एक स्वीकार भाव आ जाता है। तो ओशो ने दुनिया को पहली बार ये बोला कि तुम सेक्स से मत भागो। ओशो ने बोला कि सेक्स का स्वीकार करो, साधना के रूप में, भक्ति के रूप में, अस्तित्व की मूलभूत जरूरत के रूप में। तो फिर वो बड़ी क्रांति थी और उससे लोकप्रियता बढ़ी। बहुत लोग ओशो के आश्रम में पहुंच रहे थे, हजारों की तादाद में। यहाँ कोरेगांव, वहाँ पुणे में, और वहाँ रजनीशपुरम में, हम सबको पता है रजनीशपुरम में भी बहुत बड़ी मात्रा में, पूरे अमेरिका में उस वक्त मतलब इतना सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी बड़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे थे, लोग उनसे जुड़ रहे थे। और ये एक ही चीज़ थी। ओशो कितना भी उपनिषद हो, आज भी मैं तुमको बोलूँ, तुम कितना भी उपनिषद के ऊपर बोलो, कल से मैं वीडियो बनाऊंगा ना कठ उपनिषद के ऊपर, टिपिकल वाले, कोई नहीं सुनेगा। ये थोड़े एंटरटेनिंग वीडियो बना रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, इसलिए सुन रहे। तो हमेशा इंसान और मानव सभ्यता ऐसी ही रही है, उसको थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए। तो फिर ओशो ने भी मिर्च मसाला डाला और खुल करके बोलने लगे, सेक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन करने लगे। उनकी स्टाइल थी, संभोग का स्वीकार करो, संभोग जीवन की ऊर्जा है, संभोग सर्जन है, उससे तुम भागो मत। और ऐसे मतलब विशल भी बजती थी जब वो बोलते थे, सेक्स, डोंट रन अवे फ्रॉम सेक्स, एक्सेप्ट द सेक्स। आज वो उनको एक भगवान शशि वासुदेव करके है बिहार में, सब ओशो सन्यासी उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने आप को ओशो का पुनर्जन्म मानता है, वो भी ऐसे ओशो की नकल करता है, ऐसे आंखें ऐसे कर देता है। और मैं पृथ्वी पे आ चुका हूँ, मैं पृथ्वी में आ चुका हूँ और मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। तुम कितना भी मुझे अस्वीकार करो, पर मैं तुम्हें जगा के रखूँगा। ऐसे वो आप देखना उनके वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसी सीरीज में। अगला एपिसोड उनके ऊपर ही बनेगा, हमारा एपिसोड नंबर 8। अब तुमने, ओशो ने चुना लगाया फिर पुनर्जन्म के नाम पे, एनलाइटनमेंट के नाम पे। तो ओशो ने ही रास्ता दिखाया है कि इस तरह चुना लगा सकते हैं। तो अब वो तो चुना लगाएगा ना, तुमको स्वीकार करना होगा। तुमने पुनर्जन्म का स्वीकार किया है तो उसकी बात का स्वीकार करना होगा तुमको। ठीक है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था सेक्स के ऊपर। तो कुल मिला करके जो इधर भारत में ना वैराग्य शतक की ही बात होती थी,
अब भारत ना थोड़ा अंडर डेवलपमेंट में था, गुलामी में था, तो भारत में फिर श्रृंगार शतक का माहौल नहीं था। श्रृंगार शतक में आनंद मीमांसा में जो अलग अलग प्रकार के सुखों का वर्णन है, उसका माहौल भारत में नहीं था। तो वैराग्य शतक की और ऐसी, और मैं तो आज भी बोलता हूँ, आज भी लोअर मिडिल क्लास इतना बड़ा है भारत में कि तुम्हें अष्टावक्र गीता की ही बात करनी पड़ेगी। आनंद मीमांसा और श्रृंगार शतक की बात हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माहौल ही नहीं है ना। आज भी लैक ऑफ रिसोर्सेस है, आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। तो भारत में पहली बार ओशो ने भोग को अस्वीकार किया। और देखो, ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, अन्य पंच संप्रदाय वाले, वो सब व्यसनी लोग जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सेक्स करते हैं, उनका स्वीकार नहीं करते थे। उनको उन्होंने अनटचेबल रखा था, पर ओशो ने उनका भी स्वीकार किया। तो ये अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा वर्ग था भारत का जो अध्यात्म की ओर जाता ही नहीं था। उनको लगता था कि यार हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय सुखों में नहीं जाना है, न संयम, न ये सब डमरू हमसे नहीं बचेंगे। तो जो इतना बड़ा वर्ग था ना, जो छूट जाता था, वो कभी अध्यात्म के ओर नहीं आता था, उस दिशा में नहीं आता था, उसको अध्यात्म में जोड़ने का कार्य आचार्य रजनीश ने किया, उन सब का स्वीकार किया। मैं तो बोलता हूँ कि गीता को आचार्य रजनीश ही समझे है। श्रीमद् भगवद गीता में खुद कृष्ण बोलते हैं ना, अपि चेश दुराचारो, मतलब कृष्ण बोलते हैं कि तुम कितने भी बड़े पापाचारी हो, पर मेरे शरण आ जाओ, मेरे रास्ते आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा। या तो जो मेरे रास्ते आता है उसको तुमको स्वीकार करना है, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। तो आचार्य रजनीश ने इन सभी लोगों को, जिनको यहाँ भारत के मार्केट में एंट्री नहीं थी, भारत का अध्यात्म का जो मार्केट था उस वक्त, स्टॉक मार्केट, उसमें ब्रह्मचर्य वाले को, ध्यान वाले को, बैठे बैठे जो ध्यान करते हैं उनको एंट्री थी। तो उसने पूरा पत्ता ही पलट दिया। उसने सब ध्यान की विधियाँ है ना नाचने वाली कर दी, मतलब नाचो गाओ। जो सप्रेशन था ना भारत में 1000 साल से, जो दबे हुए स्प्रिंग, उसको उसने उछाल दिया, तो सबको मजा आने लगा। एक बहुत बेचारे जो लोग इनसे परेशान थे, जो अन्य पंच संप्रदाय वाले हैं, ब्रह्मचर्य वाले और ये सब, उनसे जो मतलब थक चुके थे, पक चुके थे, और उनको लगता था कि अध्यात्म मतलब यही सब चीज़ें, बोरिंग। तो पहली बार अध्यात्म को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया ओशो ने। ओशो ने अध्यात्म में सेक्स डाला, ओशो ने अध्यात्म में डांस डाला, नृत्य डाला, ओशो ने नाचना कूदना, जीवन को आनंद बना करके, जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं ना कि जीवन दुख है, तो ओशो ने पहली बार बोला कि जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, लाइफ इज मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तो ओशो ने क्रांति की यार। देखो आज तुमको अब इतना, क्योंकि ओशो को 40-50 साल हो चुके हैं ये सब ओशो जगत को, पर उस वक्त तो यार ये चीज़ें नई थी, एकदम इनोवेटिव थी, नई थी, मौलिक थी। उन्होंने खुद ये सब इन्वेंट किया था, तो उसकी वैल्यू हमें करनी होगी। अब तुम्हें थोड़ा सहज लग रहा है, पर उस वक्त तो ये सब चीज़ें नई थी। तो उसने सेक्स के ऊपर बात की, तो भारत के युवा को पकड़ लिया, उनकी नब्ज को पकड़ ली और उनको बहुत आकर्षित करने लगे। और फिर देखो ओशो ऐसे बोलने लगे, ओशो का सम्मोहित आवाज़ था, ओशो बहुत ही अच्छे सम्मोहक थे, सम्मोहन करने वाले थे, उनकी आवाज़ सम्मोहित थी। तो ऐसे मस्त बोलते थे अपने आश्रमों में, आ जाओ मेरे आश्रमों में, भारत की सड़ी हुई व्यवस्थाओं में कोई सेक्स का स्वीकार नहीं करेगा, पर आचार्य रजनीश करेगा। मेरे आश्रमों में आ जाओ, सेक्स का स्वीकार करते हैं, परमात्मा की ऊर्जा है, तुम अपराध भाव में न रहो। तालमुद कहता है कि एक ही पाप है कि जीवन ने तुम्हें यहाँ भोग के अवसर दिए हैं और तुमने एक भी भोग भोगा नहीं। खुश होने के तुमको अवसर दिए थे और तुम खुश हुए नहीं, एक ही पाप है। तो खुश रहना ही अध्यात्म है, खुश रहना ही परमात्मा की प्राप्ति है। आनंद से जी लेना, नाच लेना, कूद लेना ही अध्यात्म है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है। ऐसी बातें ओशो ने पहली बार की हिम्मत करके। 40 मिनट का वीडियो होने को आया है, तो ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कि 40 मिनट से ज़्यादा लोग तुमको सुन नहीं पाएंगे, और मुझे जैसे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तो कौन सुन पाएगा। तो वीडियो को रखता हूँ, और जो इनको भी बुरा लगता है चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े से, तो दोस्तों आप मेरा परिवार हो, सबको प्रेम करता हूँ, मेरे दिल की धड़कन हो। और ये सब मैं बोलता हूँ क्योंकि इससे मेरे को एक ऑरा बनता है, एक माहौल बनता है, फिर बोलने की मज़ा आती है। क्योंकि मुझे 40-40 मिनट बोलना है यार एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो समझो, जब तक मैं उस कैरेक्टर में नहीं घुसूंगा, उस माहौल में नहीं आऊँगा, उस ऑरा को क्रिएट नहीं करूँगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो ठीक है, आचार्य रजनीश को नमन करते हैं। उन्होंने चूना तो लगाया पर साथ साथ क्रांति भी की, तो उस क्रांति को नमन करते हैं, उस महापुरुष को नमन करते हैं।
और आप भी जा सकते हो ओशो के आश्रम में, बड़ा एंटरटेनमेंट है वहाँ पे और मज़ा आता है। जाओ, पैसे हो तो जाओ, खर्च करो और आनंद लो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।